Okay, so we are now going to discuss the types of nuclear reactions. All right. So basically, there are two types of nuclear reactions. One is nuclear fission reaction, another is nuclear fusion reaction. All right. So as we had discussed this binding energy per nucleon versus mass number curve, ये हमने पहले discuss किया था. This is BEN. So what is BEN? BEN is binding energy per nucleon. This is the binding energy per nucleon. Okay, and mass number as you already know. So this is the graph, and as we know that जिसका binding energy per nucleon ज़्यादा होता है वो ज़्यादा stable होता है. ठीक है, ये हमने पहले discuss किया था कि if binding energy per nucleon is more, then that element is more stable, right? मतलब it will be very stable. It will not undergo nuclear reaction. ठीक है, it will be very stable. Its nucleus will be very stable. So if binding energy per nucleon is more than that element is more stable. So this you can see here, ये जो रीजन हम बात कर रहे हैं 40 से 65 ये जो मास नंबर है, राइट, इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे ज्यादा है. तो इस रीजन में जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, दीज आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स. तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है? वो आयन का होता है, Fe का. ठीक है, 8.7 के आसपास होता है. 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो होता है ये आयरन के लिए होता है, Fe के लिए होता है. ठीक है, आपको Fe का मास नंबर पता है स्टूडेंट्स? 56 होता है ना. हाँ. तो जो Fe है, Fe सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है. न्यूक्लियस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है? Fe का है. क्योंकि Fe के केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है. हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो Fe का सबसे ज्यादा. और ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं उसको हम लोग स्टेबल बेल्ट बोलते हैं. तो 40 से लेकर 65 में जो है ये स्टेबल बेल्ट है. मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका न्यूक्लियस स्टेबल है. It does not undergo any type of reaction. It may not undergo any type of reaction like fusion or fusion. अब बात करते हैं हम लोग. Let us talk about यहाँ पे this region जहाँ पे you know the mass number is very high. यहाँ पे radioactive element. ठीक है, radioactive element जो है यहाँ पे हमें मिल जाएंगे. ठीक है, तो इनका क्या होगा? इनका होगा डिसइंटीग्रेशन. ओके, मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है वो टूट के आपको दो डॉटर न्यूक्लियाई देगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हमने एक ले लिया X, एक एलिमेंट X यहाँ पे ले लिया इस जगह पे, तो जिसका मास नंबर है 190, ऐसा हमने लिया. तो ये कैसा है? अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो दिस विल अंडरगो डिसइंटीग्रेशन और ये X हमें टूट के देगा Y और Z. ठीक है, ये हमें टूट के देगा Y और Z सच दैट, जैसे मान लो अगर Y का मास नंबर 60 है तो इसका मास नंबर 130 होगा, यानी मास नंबर कंजर्व रहेगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस, इट ब्रेक्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. और इसके साथ साथ क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है. तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इसको कहते हैं. तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक सिंपल सा ये जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या हो रहा है. यहाँ पे जो एक हैवी न्यूक्लियस है X है, X ब्रेक्स इनटू Y एंड Z. तो Y और Z जो है उनका मास नंबर कम है, तो वो स्टेबल न्यूक्लियस है, राइट, जो कि वो इस रीजन में आ जाता है, मिडिल रीजन में आ जाता है. तो इसलिए दे आर वेरी स्टेबल न्यूक्लियाई. ठीक है, तो दे विल नॉट अंडरगो फर्दर रेडियो एक्टिविटी, दे विल नॉट शो फर्दर रेडियो एक्टिविटी. तो X जो है यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, कोई भी एक एलिमेंट X लिया जो रेडियो एक्टिव है, ब्रेकिंग इनटू Y. ठीक है, इसका मास नंबर 60 है, ब्रेकिंग इनटू Z, इसका मास नंबर 130 है. और इसके साथ साथ क्या होगा? बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा.
तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन रिएक्शन। ओके, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग इसके एग्जांपल्स लेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? तो फ्यूजन रिएक्शन आपने ये देखा कि फ्यूजन रिएक्शन मतलब इसमें एक न्यूक्लियस जो है इट ब्रेक्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, इट ब्रेक्स। तो यहाँ पे जो है बेसिकली न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस breaks into daughter nuclei। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, वो कंबाइन होते हैं जो यहाँ पे दो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होके क्या देते हैं, वो एक हैवी न्यूक्लियस देते हैं, ताकि इधर से इस रीजन में आ सके। तो इधर से इस रीजन में आते हैं एलिमेंट्स अनस्टेबल से स्टेबल, और यहाँ पे भी अनस्टेबल से स्टेबल। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं, और ये जो प्रोसेस जिसमें एक न्यूक्लियस टूटता है उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटता है, इट ब्रेक्स इनटू टू स्टेबल न्यूक्लियाई, लाइट वेट न्यूक्लियाई। और फ्यूजन में क्या होता है, टू लाइट न्यूक्लियाई, वेरी वेरी लाइट न्यूक्लियाई, दे कंबाइन टू गिव अ मोर स्टेबल न्यूक्लियस। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन रिएक्शन। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ए और बी एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट है ए, ठीक है, ए है जिसका मास नंबर है 5, और यहाँ पे एक बी है जिसका मास नंबर है 10, ठीक है, ए और बी। तो जैसे मान लो कि तीन एटम किसके, ए के, और ऐसे एग्जांपल लेते हैं 4 एटम बी के, ऐसा मान। तो अभी आप देख सकते हो ये क्या देगा आपको, ये कंबाइन करेगा, ये फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज मतलब कंबाइन, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं फ्यूजन, दोनों का फ्यूजन। जैसे आपने सुना है म्यूजिक में फ्यूजन, सुना है आपने, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, है कि नहीं? इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक को कंबाइन कर देता है, दैट्स कॉल्ड फ्यूजन, कंबाइन इज फ्यूजन। तो वैसे ही यहाँ पे ए और बी कंबाइन होकर आपको क्या देंगे, सी देंगे। तो मास नंबर कितना होगा, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा ए के, वो होगा 3 5 15, और बी के टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए 40 प्लस 15 हो गया 55। तो ये आपको देगा सी जिसका मास नंबर है 55, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, तो इसमें भी एनर्जी का रिलीज होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दो लाइट वेट न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई जो है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस जो है, इट ब्रेक्स, इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू लाइट वेट न्यूक्लियाई, ठीक है। So this is breaking and this is combining. Okay, is this understood? All of you, did you understand this point? यस सर। Yes, sir. Everyone, please note it down. Okay, so now let us understand the concept of nuclear fission reaction. How to calculate, right, the fission energy? So that we are going to do. So let us, consider a reaction here. Let us consider a reaction. So let us consider a reaction. X converts into X having a mass number 150 converts into Y and Z. So Y is having a mass number 60 and Z is having a mass number 90. Okay, and there is a release of energy. So this release of energy, this is called as the fission energy, or we can also say this as the Q value of the reaction. So how do we calculate this Q value? Okay, so let us assume that कि X यहाँ पे 150 है, this is 150. So X यहाँ पे है, this is X, और X का जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो EX है। तो EX क्या है, EX is the binding energy per nucleon of X, ठीक है। ओके, तो X क्या दे रहा है, X हम लोग को Y और Z दे रहा है। तो Z यहाँ पे है, 100 के पास है Z,
यानी इस जगह पे। ठीक है, आप सबको आवाज आ रही है? कैन यू लिसन टू मी? यस सर। हाँ सर। तो मान लो y यहाँ पे है और ये y का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ y। और जो सॉरी ये z हो गया, दिस इज z, क्योंकि 90 जो है वो z का दे रखा है, z का दे रखा है, तो दैट इज राइट डाउन z हियर। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ z। और ये जो 50 है, 50 पे क्या मिलेगा आपको? बाइंड कौन मिलेगा? 50 पे जो मास नंबर है वो 6, अच्छा 50 नहीं 60 ले रहा है, हाँ ठीक है, ये 50 और वो 60, ये 50 60। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर किसका? वाई का। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो x है, तो x का जो न्यूक्लियस है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, राइट? और ये आपको दे रहा है y और z, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि अगर आपके पास मान लो कि you have 100 protons and 50 neutrons, ऐसा कुछ भी, और आप इसको तोड़ते हो, तो तोड़ के इसको 100 प्रोटॉन्स को अलग कर देते हो, 50 न्यूट्रॉन्स को अलग कर देते हो, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें जो एनर्जी लगता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। या फिर ये जो 100 प्रोटॉन और 50 न्यूट्रॉन्स हैं, ये जब कंबाइन होके आपको ये न्यूक्लियस देंगे, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस और एनर्जी रिलीज्ड रिक्वायर्ड, और एक है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज फॉर्म। ठीक है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह लेते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड के फॉर्म में लेते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों डेफिनेशन सही है, दोनों डेफिनेशन एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी के डेफिनेशन है। तो वी विल गो विद द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड। तो x के बनने में कितना एनर्जी रिलीज होगा, y के बनने में और z के बनने में कितना एनर्जी रिलीज होगा, वो बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड in the formation, energy released in the formation of x कितना होगा, वो हो जाएगा, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EX है, एक न्यूक्लियन के लिए इतना एनर्जी चाहिए, या एक न्यूक्लियन के कॉरस्पॉन्डिंग इतना एनर्जी रिलीज होगा, तो 150 न्यूक्लियन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना रिलीज होगा, 150 EX, इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो वैसे ही एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ y कितना होगा, वो होगा 60 EY। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ Z कितना होगा, वो होगा 90 EZ। क्योंकि ये जो आप EX EY EZ देख रहे हो, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी रिलीज होगा, वो है। तो 150 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी रिलीज होगा, 150 EX, या टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा इसका जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, 150 into EX होगा या नहीं होगा, बताओ, यस और नो? यस। यस सर। तो ये जो एनर्जी रिलीज होने वाला है, ये जो डेल्टा ई आप देख रहे हो, ये एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो इसमें स्टेबल कौन है ज्यादा, एक्स और वाई ज्यादा स्टेबल है, सॉरी वाई और जेड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वाई और जेड जो है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो वाई और जेड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वाई और जेड के फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा और एक्स के में कम होगा। तो अगर आपने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो आपको मिल जाएगा फिजन एनर्जी, या आपको मिल जाएगा इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, वो हो गया 60 EY, ठीक है, प्लस 90 EY और माइनस 150 EX। तो दिस विल गिव यू द Q वैल्यू, डायरेक्टली आपको Q वैल्यू देगा, और दिस विल गिव यू द एनर्जी रिलीज और द फिजन एनर्जी। तो ये जो है
दिस इज द फिजन एनर्जी, ओके, और दिस इज द क्यू वैल्यू, कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक मिनट, दूसरा तरीका क्या है अपने पास, दूसरा तरीका ये है, मेथड 2 ये है कि अगर मान लो हम लोगों को EX, EY, EZ नहीं दिया है, मास दिया है, तो मेथड 2 ये है कि हम लोग डायरेक्टली मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं और मास डिफेक्ट निकाल के इनटू सी स्क्वायर कर लेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू हो जाएगा। तो मास डिफेक्ट, तो यहाँ पे जो मास है आपका यहाँ पे y और z, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मास ऑफ x, ठीक है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करके आप मास डिफेक्ट निकाल के इनटू सी स्क्वायर कर लोगे तो इससे भी आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगा या आपको फ्यूजन एनर्जी मिल जाएगा। तो दो तरीका है। तो मेथड 1 ये है, इस तरह से आप निकाल सकते हो फ्यूजन एनर्जी, और मेथड 2 ये है कि आप मास डिफेक्ट से निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। अगर आपको क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है XYZ का, तो फिर आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, उनके बाइंडिंग एनर्जी को आप उनके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर दो, तो आपको फ्यूजन एनर्जी मिल जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको उनके एटॉमिक मास दिए गए XYZ के, मास ऑफ रिएक्टेंट कर लो माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर कर लो, और अगर ये एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया है, AMU में आ गया आपका, डेल्टा M जो है वो AMU में है, तो आप डायरेक्टली उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है न्यूक्लियर फिजन जो है उसका एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हाँ, आपको y और z लेना है, तो ये EZ हो जाएगा, ठीक है, 60 EY प्लस 90 EZ हो जाएगा, माइनस क्या करोगे आप 150 EX, ठीक है। तो y और z जो है बाइंडिंग एनर्जी किसका लेना है आपको, प्रोडक्ट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी x। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट का ही ज्यादा आएगा क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको देगा कि एनर्जी कितना रिलीज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, y के बनने पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, z के बनने पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो y और z के बनने पे जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, बस उसमें से आपको x के बनने में जितना एनर्जी रिलीज हुआ था वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो जो डिफरेंस है दैट इज द एनर्जी रिलीज, क्योंकि x से y और z बन रहा है, क्योंकि अब x तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अब कौन एग्जिस्ट कर रहा है, y और z, x से y z बना। तो x का जो एनर्जी है वो तो जो एनर्जी रिलीज था वो तो ऐसे भी खत्म हो गया कि x नो मोर, इट डज नॉट एग्जिस्ट, x इज कन्वर्टेड इनटू y और z। तो y और z के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुआ है दैट इज 60 EY प्लस 90 EZ में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 150 EX, ठीक है। जब आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको इससे मिल जाएगा फ्यूजन एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू है, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को सबको।